जीरो घाटी समुद्र तल से करीब 500 फुट की ऊंचाई पर है। पूरी घाटी ऊंचे पहाड़ों से घिरी है। ऐसा लगता है कि एक समय पर यह घाटी एक बहुत बड़ी सी झील रही होगी और समय के साथ पहाड़ों से बहने वाली पानी की धाराओं के साथ आई मिट्टी से धीरे धीरे यह झील उपजाऊ समतल जमीन में तब्दील हो गई। आज का जीरो शहर अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी जिले का मुख्यालय है और एक आधुनिक शहर नजर आता है। यहां सदियों से आपातानी जनजातियों का बसेरा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राज्यसभा टीवी में। मैं हूं श्याम सुंदर। मैं भी भारत कार्यक्रम में आजकल हम आपको पूर्वोत्तर राज्यों के आदिवासियों से मिलवा रहे हैं और इस सिलसिले में हम अब नागालैंड के बाद पहुंचे हैं अरुणाचल प्रदेश और आज मौजूद हैं यहां की जीरो वैली में। जीरो वैली को आपातानी आदिवासियों का घर कहा जाता है। आपातानी आदिवासी अरुणाचल प्रदेश के आदिवासी समूहों में तीसरा सबसे बड़ा समूह है। अगर आप पहली नज़र में देखेंगे तो यहाँ के आदिवासी समूहों में आपको बहुत फ़र्क नज़र नहीं आएगा, लेकिन जब आप आपातानी आदिवासियों से करीब से मिलते हैं तो आप पाते हैं कि ये आदिवासी समूह अपने आप में बेहद ख़ास है। इस आदिवासी समूह की अपनी पहचान है, भाषा बोली है। इस आदिवासी समूह ने सबसे पहले आधुनिकता को अपनाया, स्थायी खेती की तरफ कदम बढ़ाए और अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर किया। आज भी इस आदिवासी समूह में लगातार कई तरह के बदलाव देखे जा रहे हैं। आज के एपिसोड में आपातानी आदिवासियों की जीवन शैली, उनकी अर्थव्यवस्था और उनकी खास बातों पर चर्चा करेंगे। जीरो घाटी में आपातानी जनजाति के कुल 7 गांव हैं जो आसपास ही बसे हैं। आपातानी गांवों में घर एक दूसरे से सटे होते हैं। एक समय में इन घरों की छत घास फूस की होती थी, लेकिन अब छत टिन की है। गांवों में ज्यादातर घर अभी भी बांस के ही बने हैं। लगभग सभी घर एक ही तरह से बनाए जाते हैं। आमतौर पर घर एक मचान पर बनता है जिस पर चढ़ने के लिए छोटी सीढ़ी होती है। घर के सामने एक बरामदा नुमा जगह होती है। इसके अलावा घर आमतौर पर एक ही कमरे का होता है जो काफी लंबा होता है। इस कमरे में लोग खाना बनाते हैं, बर्तन रखते हैं, आराम करते हैं और रात को सोते हैं। लेकिन अनाज रखने के लिए घरों से थोड़ी दूर एक अलग ऊंची मचान पर घर बनाया जाता है। इसकी एक वजह बताई जाती है कि अगर गांव में आग लग जाए तो कम से कम खाने के लिए अनाज को नुकसान ना पहुंचे। गांवों की गलियां काफी संकरी हैं। लपांग गांव में चौपाल की तरह इस्तेमाल होता है। आपातानी गांवों में कई ऐसे प्रतीक नजर आते हैं जिनसे लगता है कि संगठित धर्मों के प्रभाव के बावजूद ये लोग अभी भी प्रकृति पूजा और अपने विश्वासों से काफी हद तक जुड़े हुए हैं। एक समय में नाक के दोनों तरफ लकड़ी के नोज प्लग या नथ पहने महिलाएं आपातानी आदिवासियों की पहचान थी। इसके अलावा आपातानी महिलाएं अपने चेहरे पर गुदाई भी करवाती थीं। आपातानी महिलाओं में इस चलन को लेकर कई तरह की कहानियां बताई जाती हैं। मसलन आपातानी महिलाओं की खूबसूरती को दुश्मनों की नजर से बचाने के लिए एक समय में यह चलन शुरू हुआ।
लेकिन इन कहानियों की सत्यता जांचने का कोई उपाय नहीं है। बहरहाल आपातानी महिलाओं में ये चलन 1970 के दशक के बाद कम होना शुरू हो गया और अब यह चलन पूरी तरह से बंद हो गया है। आपातानी समाज को जानने समझने के सिलसिले में हमारी मुलाकात हिजा गांव के एक परिवार से हुई और करीब करीब आधा दिन हमने इस परिवार के साथ बिताया तो इस समाज की पृष्ठभूमि और उसमें आ रहे बदलाव थोड़े साफ हुए। आपातानी ट्राइब के बारे में कहा जाता है कि वो कई मामलों में बहुत डिफरेंट है दूसरी ट्राइब से। एक डिफरेंस तो ये है कि बाकी ट्राइब्स में माइग्रेशन देखा जाता है, लेकिन आपातानी जिस वैली में है वो 7 विलेजेस है, ट्रेड के लिए बाहर जाते हैं, एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन मोटे तौर पे एक स्टेबिलिटी नज़र आती है उनके गांवों में। इसकी कुछ ख़ास वजह है और क्या क्या अलग बनाती है आपातानी में, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कल्चरली अलग करती हैं बाकी ट्राइब से? आपको, आप यहाँ आए होंगे तो आप तो ये देखता होगा कि सेटलमेंट पैटर्न कैसा है आपातानी में। ये आपातानी प्लेटू ऐसा है, इसको जहाँ पर हम लोग जो बैठ रहे हैं उसको हम आपातानी प्लेटू और ये जीरो वैली भी कहा जाता है। इसे ये हमारा प्लेटू भी है और वैली भी है। और आप ये ज्योग्राफिकल सिचुएशन को देखें तो बोल्ड शेप है उसमें। सहारा पहाड़ में वो कटोरे के शेप में, तो वो नीचे वो जो कटोरे वो नीचे में प्लेन एरिया में पूरा सेटल्ड एग्रीकल्चर, और उसके बाद में फिर वो हमारा फॉरेस्ट वगैरह का घने जंगल है। ये चीज़, ये ज्योग्राफिकल सिचुएशन ने हम लोगों को बना दिया एक स्टेबल सेटल एक ट्राइब के रूप में। हम लोगों ने ये सोचा कि शिफ्टिंग कल्चर, जूम खेती जो होता है उसको हम लोग प्रैक्टिस नहीं किया शुरू से, क्योंकि हम लोग ये मालूम था कि अगर जूम खेती हम प्रैक्टिस करेंगे देन हमारा एग्जिस्टेंस खत्म होगा। क्योंकि जहाँ पर जो घने जंगल दिखाई दे रहा है, तो ये घने जंगल का कारण से रेनफेड एरिया हमारा ये जी, तो उसी से हम लोग पानी पीता है। तो हम लोगों का पहले से साइंटिफिकली बहुत फार साइटेड था। तो अभी उनमें हम लोगों ने, हमारा पूर्वजों ने ये हम लोगों को सिखाया कि आप एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करना है। एक वो इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम जो है पहले से हम लोग साइंटिफिकली बहुत साउंड है। पहाड़ से, जैसे कि फॉर एग्जांपल वो पहाड़ से नदी वो जो स्ट्रीम आता है, तो वो स्ट्रीम तो क्या है कि इट्स लेडन विद द वो ह्यूमस, तो वो कहाँ कैरी करता है वो खेत में। तो खेत में कैरी करके हमारा खेत दो कांस्टेंट अभी तक उपजाऊ है। और आप ये जानकर बहुत ताजुब लगेगा कि ये सेंचुरीज टुगेदर सेम उपजाऊ है, सेम प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस है, इससे क्वांटिटी कोई घटा नहीं बढ़ा नहीं। तो ये है हमारा साइंटिफिकली वहाँ से ह्यूमस कैरी करके। एंड अनदर इंटरेस्टिंग कि खेत में हम तिलेज नहीं करते, हमारा जीरो तिलेज एग्रीकल्चर सिस्टम है। तो कहीं भी सारा इंडिया में आप देखेंगे कि इसमें तिलेज होता है, लेकिन हमारा जीरो तिलेज से। तो फिर कैसे खेती? स्पाइट तो नहीं, वही अभी बता रहा था कि वो नदी जो इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम जो है, नेचर के साथ में तालमेल जो जिस प्रकार से हम लोग रह रहा है, उसी कारण से हम लोग स्टेबिलिटी मेंटेन कर पाया। इसी कारण से प्रोडक्टिविटी सेम कांस्टेंट प्रोडक्टिविटी मेंटेन कर पाया। तो ये सब चीज, दिस फैक्टर मेड अस टू सेटल इन पर्टिकुलर एरिया। तो अनलाइक अदर ट्राइब्स हम लोगों ने एक जगह पर हम लोग बैठा है। और उसी वजह से शायद आपातानी ट्राइब सबसे एडवांस ट्राइब भी हुई, चाहे वो इकोनॉमिकली कहें या एजुकेशन के मामले में कहें या मॉडर्नाइजेशन के बारे में कहें। ये हाँ, हमारा वो बहुत सारा लोग कहता है कि आपातानी एक हार्ड वर्किंग है, वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड है और सब मॉडर्न ट्राइब्स है। ये तो सच है, कहीं महीना में सच है। गौरव से नहीं बोलना चाहेगा। एजुकेशनली पहले आपको बता दिया था कि आपातानी स्टेशंस ने एक हार्बिंजर के रूप पे वो 1970s में जो है वो उन्होंने इतना इनकरेज कर दिया है कि एंड ये जनरेशन्स लोग उन्हीं का कारण से एजुकेशन बहुत हम लोग आगे बढ़ा। फैक्टर है कि सेकेंड वन इज कि हम लोग सेटल रहता है, सब सेल्फ सफिशिएंट रहा है। तो सेल्फ सफिशिएंट होने से क्या होता है कि उसका आप नेक्स्ट सोच तो वही होता है कि कैसे एजुकेट करें, आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं। लेकिन क्या अभी भी
कस्टमरी लॉज आपके सोसाइटी में रेलेवेंट हैं, क्या वो काम करते हैं, या अब उनका कोई रेलेवेंस नहीं रह गया? कस्टमरी लॉ ऐसा है कि इस फाउंडेशंस, तो इसी प्रकार से हमारा वो थोड़ा मॉडिफिकेशन होने से भी, आज का तरीका, जीने का तरीका अलग होने से भी, कल्चर वगैरह, लेकिन वो मोर और लेस वही बेसिक फंडामेंटल में फिर भी जुड़ा रहता है। लेकिन कोई कॉन्ट्राडिक्शन आपको नजर नहीं आता? एक तरफ मॉडर्नाइजेशन, एक तरफ कस्टमरी लॉज। वो अवश्य कॉन्ट्राडिक्शंस है। और अभी भी एक भारतीय होने के नाते, एक इंडिया का एज ए इंडियन, कि वो इंडियन फिनल कोड लागू होता है यहाँ पे, सीआरपीसी लागू होता है, तो उसी को हम लोग भरपूर मानता है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा है कि कस्टम्स हमारा नियम नीति के हिसाब से सेटल करता है। जैसे हमारा वो मैरिज सिस्टम है, तो ये तो एक वो मैरिज सिस्टम में वो तो कस्टमरी लॉ के हिसाब से हम लोग करते हैं। और हमारा वो एक अनदर बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि खेत जो है, खेती हमारा एक, यहाँ पर आप खेती का पैटर्न देखेंगे तो ऐसे करके ऊपर होगा, नीचे ऐसे ऐसे करके आ जाता है। क्या होता है कि वो नीचे वाला जहाँ पर वो ऊपर से पानी आ जाता है जी, नीचे खेत में आ जाता है, तो फिर क्या होता है कि नीचे खेत को हम बंद नहीं कर सकते हैं। ये कस्टमरी लॉ है, उसमें हम नहीं कर सकते। जो ऐसे ऐसे चीज है कि अभी तक गाइड करता है कि एक जीने जिस तरीके सिविलाइजेशन को, हमारा सिविलाइजेशन हमारा जिस प्रकार से आपातन जी रहा है उसको गाइड करता है वो। तो आप मानते हैं कि कस्टमरी लॉज में कई सारी पॉजिटिव चीजें हैं जो आज के ज़माने में भी रेलेवेंट है? और आज के ज़माने में भी रेलेवेंट है, मैं चाहता हूँ कि कल भी रहेगा। जी, अच्छा, आपसे मैंने बात नहीं की, अपना नाम आप भी बता दीजिए। मेरा नाम तकु यमंग। अच्छा, और आप इनकी वाइफ हैं? हाँ। और कितने बच्चे हैं आप लोगों के? मेरा 3 बच्चा है। 3 बच्चे? 2 लड़की 1 लड़का। अच्छा, तो स्कूल जाते हैं सब? हाँ। अच्छा, और इसमें क्या है, ये जो बैम्बू का है, इसमें क्या आप दिखा सकते हैं मुझे थोड़ा? ये हाँ, ये मेटन का वो ब्रेन है। हाँ हाँ, हम लोग ये ओ दिमाग है मिथुन का दिमाग। मिथुन का दिमाग है? हाँ। अच्छा, तो इसमें क्या इसको बॉयल कर रहे हैं? हाँ, स्टीम जैसा कर रहा है। अच्छा। हाँ। तो ये क्या लंच के लिए, किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? हाँ, लंच में भी खा सकता है, ब्रेकफास्ट भी खा सकता है, डिनर भी खा सकता है उसके अच्छा, साथ में। तो ये मतलब ऐसे बना के रखते हैं या किसी खास मौके पे बनता है? नहीं, हाँ, जब खाने मन होते हैं तब हम लोग लेके बना के खाते हैं। हाँ। अच्छा, आमतौर पे आपने तो पढ़ाई लिखाई की है? हाँ, हम बीएससी नर्सिंग किए हैं। अच्छा, बीएससी नर्सिंग किया है? हाँ। फिर आपने नौकरी नहीं किया? अभी नर्सिंग प्रोफेशन में तो नहीं है, हम HIV एड्स काउंसलर है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप काम करते हैं? हाँ। लेकिन आमतौर पे आपकी सोसाइटी में ज़्यादातर महिलाएं घर का ही काम संभालती हैं, या वो भी बराबर जैसे आपके मर्द लोग काम करते हैं उतनी छूट उनको भी है काम करने की? नहीं, हम लोग का ट्राइब में तो ऐसा है, पूरा औरत लोग घर को संभालना है। हाँ। तो मर्द बाहर में ये करना है, देखना है बोल के, ऐसा ही ये चलता है। उस तरह का ये एक ट्रेडिशन है आप लोगों का। लेकिन आज के ज़माने में आमतौर पे हम देखते हैं कि बाहर भी देखते हैं कि महिलाएं खूब काम करती हैं, बाज़ार में भी, इसमें भी। लेकिन आपको नहीं लगता है कि जैसे आपने नर्सिंग किया है, या और भी जो लड़कियां हैं पढ़ाई लिखाई कर रही हैं, उनको छूट होना चाहिए पॉलिटिक्स में जाने का, डिसीजन मेकिंग में, बदलते वक्त के साथ? हाँ, हम भी ऐसा सोचता है, तो ये औरत भी थोड़ा आगे बढ़े। हाँ। जो मर्द लोग क्या करता है उसको भी थोड़ा वो करने से, जगह देने से बोल के हम सोचते हैं। लेकिन अभी हो नहीं रहा है। नहीं हो रहा है यहाँ ऐसा कल्चर ही ऐसा ही है। और जो जैसे कि अभी औरत लोग थोड़ा दिमाग हो के कुछ ऐसा कुछ बोलने के लिए ये करने से भी औरत चुप हो जाओ बोल के, ऐसा ये हम लोग का ये ट्रेडिशन ही ऐसा ही है, पूरा दबा के रख देते हैं ना, सप्रेस करके रख देते हैं इसलिए आगे बढ़ नहीं पा रहा है। फिर आजकल तो थोड़ा सा ये हो गया, थोड़ा डेवलप हो गया, सिविलाइजेशन आ गया, तो समझने लग गया है, तो आगे बहुत बढ़ रहा है अभी। अब यहाँ पे तो पंचायत राज सिस्टम लागू है अरुणाचल प्रदेश में, और 33% रिजर्वेशन भी है महिलाओं के लिए। तो क्या उसका कुछ फ़ायदा मिला है औरतों को डिसीजन मेकिंग में जाने का, पॉलिटिक्स में जाने का, या वो नाम के लिए चुनाव लड़ती हैं, हस्बैंड ही चलाता है सब कुछ? हाँ, ये फायदा तो है, कोई लोग हस्बैंड चलाते हैं हस्बैंड भी चलाते हैं, खुद भी वो जो कर सकता है वो खुद भी करते हैं, और बाकी जो नहीं कर सकता है वो हस्बैंड नहीं चलाते हैं, यहाँ देखा जाए तो अच्छा, जो आपकी वाइफ कह रही हैं,
महिलाओं को अभी भी हिचकता है आपका समाज डिसीजन मेकिंग में। उनका सोशल मोबिलिटी है, पढ़ लिख सकती हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग में अभी भी उनकी वो हिस्सेदारी नहीं है। डिसीजन मेकिंग में हिस्सेदारी वो अभी जो आप बोला है कि वो 32% रिजर्वेशन तो है और उसमें तो भरपूर लागू हो रहा है और उसी कारण से बहुत औरत का डिसीजन मेकिंग वो डिसीजन मेकिंग में भी काफ़ी उसमें भी इम्फेक्ट है। सेकेंडली है कि हमारा वो ट्रेडिशंस है, हमारा कल्चर है कि औरत का काम अलग होता है और हम लोग मर्द का काम अलग होता है। जैसे मेरा मिसेस बोला कि मर्द का काम बाहर को देखना, औरत का काम अंदर को देखना, घर का अंदर को देखना, संभालना। और मर्द का काम औरत का जगह को नहीं ले सकता है, औरत मर्द का काम को नहीं ले सकता है। ये एक हम लोगों में एक विश्वास जैसे और ये एक कल्चर जैसे हो गया। इतने आगे बढ़ी हुई सोसाइटी जिसमें महिलाओं को सोशल मोबिलिटी हासिल है, उसमें अभी भी इतना क्लियर कट डिवीजन कि महिलाओं का ये काम, पुरुषों का ये काम। महिलाएं हैं कि वो मर्द से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। अभी जो जितना भी वो परफॉर्मेंस है वेस्ट है वो उसमें तो महिला का ही है, डोमिनेटेड बाय वुमेन एंड वो गर्ल चाइल्ड। ना अनदर वन इज कि ये जैसे एजुकेशन के क्षेत्र में हमारा वो ट्राइब्स का एग्जांपल बताएंगे। आज देखो यूपीएससी में मर्द कितना आया, औरत में आपको गिनती करके देगा। औरत हमारा एक आईएएस है, रिसेंटली 2016 को आया, और इंडियन रेवेन्यू सर्विस है, इंडियन फॉरेन सर्विस है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में है, और इंडियन वो ये हमारा वो और कुछ ग्रुप मैंने वो ये ए सर्विस में यूपीएससी वाला कंडक्ट, उसमें हमारा 4-5 है। लेकिन मर्द शायद प्योर आईएएस जो कर आईएएस अभी तक कोई किया नहीं, सिर्फ एक ही आईपीएस ऑफिसर किया। तो आप ये मानते हैं कि महिलाएं ज्यादा काबिल हैं? इसको देखने से जी, इसको देखने से हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि औरत को हम लोग निगलेक्ट किया है, औरत को सप्रेस करके रखा है। तो उसी से आपका दर्शाता है कि सर्टिफाई होता है कि हमारा वुमेन्स जो है उनका कोई कमियां नहीं है, और हमसे ऑटोमेटिकली आगे बढ़ते जा रहे हैं। शायद कल हमें रिजर्वेशन ना मांगा जी सिचुएशंस का आ रहा है। अरुणाचल प्रदेश में 26 बड़े आदिवासी समूह हैं और 100 से ज्यादा आदिवासी उपसमूह। लेकिन इन आदिवासी समूहों की उत्पत्ति एक ही आदिवासी समूह से मानी जाती है। पहली नजर में ये सभी आदिवासी समूह एक जैसे नजर आते हैं। उनके जीने के अंदाज में ज्यादातर बातें एक सी दिखाई देती हैं। इसके बावजूद इन सभी समूहों की भाषा बोली में फर्क, बाहरी दुनिया के साथ संपर्क और आर्थिक गतिविधियों का स्तर अलग अलग रहा है। जब बात आपातानी समुदाय की होती है तो यह समुदाय अपने पड़ोसी आदिवासी समुदायों से कई मामलों में बिल्कुल अलग है। दो बड़े फर्क जो आपातानी समुदाय को अरुणाचल प्रदेश के बाकी आदिवासी समुदायों से अलग करते हैं, उनमें पहला है कि ये आदिवासी सदियों से जीरो घाटी में ही बसे हुए हैं और इन आदिवासियों में पलायन नजर नहीं आता है। और दूसरा ये कि इन आदिवासियों ने बहुत पहले ही स्थायी खेती को अपना लिया। असल में जीरो घाटी में उपलब्ध सीमित लेकिन उपजाऊ समतल जमीन को
आपातानी आदिवासियों ने बहुत ही नियोजित तरीके से इस्तेमाल किया। आपातानी आदिवासियों ने खेतों की मेंढ बनाकर पानी का सही इस्तेमाल किया और इन खेतों में न सिर्फ धान की खेती की बल्कि इन खेतों में मछली पालन भी शुरू किया। जहां अरुणाचल प्रदेश के बाकी आदिवासी समूह खेती की पुरातन तकनीक के सहारे जूम खेती में उलझे थे, आपातानी आदिवासियों ने खेती की बेहतर तकनीक को अपनाया। कई मामलों में ये फर्क अभी भी नजर आता है। आपातानी आदिवासियों की अर्थव्यवस्था अपने आप में आत्मनिर्भर थी। हालांकि इन आदिवासियों का बसेरा जीरो घाटी मात्र करीब 20 वर्ग किलोमीटर में फैली थी, लेकिन इन आदिवासियों ने उपलब्ध संसाधनों का सही इस्तेमाल करना सीख लिया। लेकिन आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के बावजूद इस समुदाय का बाहरी दुनिया से लेना देना पुराना रहा है। ये आदिवासी जहां कपड़ों के लिए असम के मैदानी इलाकों के साथ व्यापार करते थे, वहीं तलवारों और दूसरे औजारों के लिए तिब्बत के साथ इनका व्यापार था। व्यापार आमतौर पर वस्तुओं की अदला बदली की शक्ल में होता था। आमतौर पर मिथुन, सुअर या फिर धान के बदले में ये आदिवासी अपनी जरूरत की चीजें खरीदते थे। आज भी आपातानी परिवारों में तिब्बत से खरीदी गई तलवारों को गर्व से अपने घर में रखा जाता है। आज इन तलवारों की कीमत लाखों में आंकी जाती है। हालांकि वक्त के साथ आपातानी आबादी बढ़ी और इन आदिवासियों ने जीविका के लिए खेती के अलावा दूसरे उपायों की तरफ भी ध्यान दिया। आपातानी आदिवासी समूह की कुल जनसंख्या करीब 70,000 बताई जाती है। आज के अरुणाचल प्रदेश में सामाजिक और राजनीतिक हैसियत के हिसाब से इस आदिवासी समुदाय का रुतबा काफी ऊंचा है। इस समुदाय ने सामाजिक और राजनीतिक बदलावों को तेजी से अपनाया। उस जमाने में that was the time when first mainlanders had come to visit Arunachal Pradesh, and incidentally Zero happened to be the place where Nehru also had come first, and then even Indira Gandhi had also come there, and even the announcement of the statehood, the state being given as Arunachal Pradesh, the declaration of the state also was being done there. तो in put all this together, ऐसा कहा जा सकता है कि maybe the kind of that influence, जो interaction with the mainlanders जो था, it was easier for our tribe, because at that time, since I think since 1960s onwards, we even had plane sorties and all those things coming up. So communication, it was not a bottleneck for us. सामाजिक मोर्चे पर भी आपातानी समाज ने बदलावों को अपनाने में कोई झिझक नहीं दिखाई है। संगठित धर्मों के प्रभाव कह लीजिए, मुख्य धारा कहे जाने वाले समाज से संपर्क या फिर समय की जरूरत, इनके कई रीति रिवाजों और अनुष्ठानों में बदलाव आ रहा है। If you see where those changes are, you can see in normal day-to-day living habits, as well as in the customs and traditions itself. Suppose, say for example, a funeral. Now, if we go to follow the traditional way of observing the funeral rites, it becomes a big and lengthy process. There are so many taboos that you will have to observe, and that would involve, you know, sort of isolating yourself from the rest of the world, the living world, for a certain period of time, maybe even say 10-15 days, and a taboo period that has to be followed even for a year or one agricultural season. That is not possible in today's time. You don't have so much of time with you to do that. Suppose if you're working as a government servant, at the most you can get at least say 10-15 days of leave. लेकिन आपका जो ये taboo period जो है, one agricultural season means 3-4 months, 6 months.
तो where do you have the time? आपातानी आदिवासियों के बारे में कहा जाता है कि 1897 में वो पहली बार अंग्रेजों के संपर्क में आए और उसके बाद लगातार बाहरी दुनिया से उनका संपर्क बढ़ता गया। इस संपर्क का इस आदिवासी समुदाय को कई मायने में लाभ मिला। मसलन यहां शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ। 2011 के जनगणना आंकड़ों के हिसाब से आपातानी आदिवासियों में साक्षरता दर करीब 86% है, जबकि अरुणाचल प्रदेश की कुल साक्षरता दर है 66%। सामाजिक आर्थिक दृष्टि से अरुणाचल प्रदेश के आपातानी आदिवासी देश के बाकी आदिवासी समूहों की तुलना में काफी बेहतर स्थिति में हैं। इन आदिवासी समूहों में विकास की दौड़ में पीछे छूट जाने का मलाल नजर नहीं आता है। You mean to say that is there a disconnect between us and the mainlanders? Yes. Or is there a rift between, a difference between you being you and us being us? Yes. तो ये अगर rift होता, ये अगर differences होता, तो it would have been, it is a reality कि अगर होता भी है, there has to be a standard कि किस हिसाब से या तो किस कारण से there is a distinction, right? Now, as such, we do not have a problem much with the outside world, and we do not face, see, despite being a 100% scheduled tribe state, all of our state, all of the tribes in our state is considered a scheduled tribe according to the constitutional provisions. Now, considering that, I think we are in a very well-off situation rather than the mainland Indians, ST people. So, considering that, if any mainlanders also come to our state, they are more or less, you know, we share a very good camaraderie with them in such a way that we do not feel alienated from ourselves. Neither do we feel that we are a sort of a marginalized group in our own lands. We are like in our अपना ही जगह में, हम अपना ही जगह में बैठे हैं. So the mainlanders who come and interact with us, so they realize that this is their land and they do not even exploit us. There are rules which are standing rules which are there that safeguards us from all these things like ILP and all those things. सो आपातानी आदिवासी समुदाय में जहां एक तरफ उनके कुछ सामाजिक विश्वास और नियम मजबूत नजर आते हैं, यह एक ऐसे समाज के तौर पर भी सामने आता है जिसने बदलावों को अपनाने में झिझक नहीं दिखाई है। तो आपातानी आदिवासी समुदाय को अपने समाज पर, अपने नियम, कायदे, कानूनों और परंपराओं पर गर्व है, लेकिन इस समुदाय ने आधुनिकता को अपनाने में बिल्कुल समय नहीं लगाया और जैसे ही आधुनिक समाज के साथ इनका संपर्क हुआ, इन्होंने उसका पूरा फ़ायदा उठाया। लेकिन आधुनिकता को अपनाते हुए उन्होंने प्रकृति और मानव के बैलेंस को, उसके संतुलन को भी समझा और इन्होंने अपने खाली पहाड़ों पर प्लांटेशन करके इस इलाके में लगातार ग्रीनरी को बढ़ाया है। आज कहा जा सकता है कि बाकी आदिवासी समुदायों की तुलना में आपातानी आदिवासी समुदाय एक आधुनिक समाज है जिसने अपनी ज़रूरतों को समझा और भविष्य की चिंता की। कुछ एक सवाल ज़रूर हैं जिन पर इस समाज में बहस हो रही है, जैसे कि महिला सशक्तिकरण। फिलहाल मैं भी भारत से मेरी टीम को अनुमति दीजिए। जल्दी ही एक और आदिवासी समुदाय पर नया एपिसोड लेकर आपके सामने होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।